हेलो बच्चों, 16 दिन 16 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा दूसरा दिन है और हम आज दो दो चरों वाला रैखिक समीकरण अध्याय को पूरा पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम ऐसे समीकरणों का अध्ययन करेंगे जिसमें चरों की संख्या 2 हो और दोनों चरों का घात 1 हो, अर्थात रैखिक समीकरण हो और युगपत समीकरण हो। ये समीकरण होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो कोई भी समीकरण, दो समीकरण रहेगा और दोनों में हम देखेंगे कि जैसे इसमें दो चर है, एक एक्स है और एक वाई है, और इसमें दोनों का घात एक एक ही है। तो ऐसे दो समीकरण रहेगा। जैसे ये दूसरा समीकरण है और ये भी है -x - 5y = 7। यहाँ पर दोनों का घात एक ही रहेगा। दो चर, यहाँ एक्स वाई है, दूसरी जगह और कोई भी चर हो सकता है, दूसरा चर जो भी हो वो हो सकता है। तो यहाँ पर हमको वही है कि सिंपल से दोनों को देखना है। और जैसे कोई भी समीकरण हो उसको बनाने के लिए भी हमको, मान लो कोई भी वाक्य जैसे हमको दे दिया कि एक कापी और दो पेंसिल का कीमत 45 रुपये है, तो हम उसको कैसे हल करेंगे या उसका समीकरण हम कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाने के लिए हम सिंपल सा है, उन्हीं शब्दों को पहले लिखेंगे और उन शब्दों को हम समीकरण के रूप में या गणित की भाषा में लिखेंगे। जैसे एक कापी और धन 2 पेन, तो दोनों का कीमत है 45 रुपये। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि एक पेन, तो पेन का कीमत जैसे हम ये मान लेते हैं कि पेन, मान लो हमारा एक पेन की कीमत x है और एक पेंसिल की कीमत y है। तो यहाँ पर हमको क्या है कि एक कापी और दो पेंसिल है, तो एक कापी की जगह x और दो पेंसिल की जगह 2y, और इन दोनों का कीमत हो जाएगा तुम्हारा 45 रुपये। अर्थात ये समीकरण हमारा बन गया जिसमें दो चर है और ये एक रैखिक समीकरण हो जाएगा। और इस अध्याय में हम लोग प्रायः जो भी पढ़ेंगे उसमें तुम्हारा दो समीकरण मिलेगा और उन दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। इसके पश्चात हम देखते हैं अब सबसे महत्वपूर्ण विधि की युगपत समीकरण को हल करने के लिए हमको दो तीन विधियों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सर्वप्रथम है आलेखी विधि, फिर उसके बाद उसके बाद प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि है। तो सबसे पहले हम आलेखी विधि का अध्ययन करते हैं। आलेख का मतलब होता है हम कोई भी ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ में जो भी आएगा, दो समीकरण होगा तो दोनों का ग्राफ खींचेंगे और दोनों से जो भी मिलेगा उसके हिसाब से हम उसका हल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम आलेखी विधि का अध्ययन करते हैं। और आलेखी विधि में यदि दो आलेख खींचे और दोनों में से हम देखते हैं कि यदि दोनों रेखा, दो समीकरण रहेगा तो दो रेखा खींचेंगे या खींचना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ यदि वो दोनों रेखा प्रतिच्छेद करेंगे आपस में, तो हम उन दोनों समीकरण का हल अद्वितीय हल पाएंगे। मतलब उसका कोई भी हल निकलेगा, उसका मान होगा, x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा, जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे उसी बिंदु पर। तो इसको आगे बताऊंगा मैं हल करके। और यदि दोनों रेखा संपाती हो, संपाती का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रहे दोनों रेखा, तो उस स्थिति में क्या होगा, दोनों जब एक दूसरे के ऊपर स्थित रहेंगे तो अर्थात एक ही रेखा मिलेगा हमको। तो इसलिए उस कंडीशन में उन समीकरण निकाय का जो हल है वो अनंततः अनेक हल होगा। अर्थात उसका जो भी मान रखेंगे वो दोनों के लिए ढेर सारे मान मिलेंगे। और अगला है हमारा, यदि दोनों रेखाएं हैं समांतर हो, तो समांतर रेखा प्राप्त होगा। तो समांतर रेखा एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, और इसलिए जब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है कि पेपर में ये आता भी है कि कोई भी आलेखी विधि से या वैसे करके यदि दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उसका हल होगा। और आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा
कि कोई हल नहीं, अनंत हल, अद्वितीय हल या इसमें से कोई नहीं। तो तुमको ये जानना जरूरी है कि जब इस प्रकार से हो तो उसका हल कैसा होता है, कि संपाती रहे तो क्या होता है, समांतर रहे तो क्या होता है। इसके पश्चात हम एक सवाल लेते हैं, और जैसे इसमें देखो कि अद्वितीय हल के लिए इस प्रकार से तुमको रेखा चित्र मिलेगा। जैसे दो रेखा खींचेंगे, एक ये समीकरण का और दूसरा समीकरण का ये, और दोनों जहां पर कटा, जैसे इसमें 3 और 4 में कटा, तो वो जो बिंदु होगा, और इसके लिए हम यहाँ पर ऐसे करके एक दिशा में हम एक लंब सा खींचते हैं और एक ये में, और यहाँ पर जो कटेगा, जैसे यहाँ पर यहाँ आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 3, तो जो 3 होगा वो x में मान हुआ तो x का होगा, और 4 y में हुआ तो y का मान होगा। ये दूसरा संपाती इस प्रकार से होगा, मतलब इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेगा, और एक दूसरे के ऊपर रहेगा इसका मतलब है वो दोनों एक ही रेखा है, एक दूसरे के ऊपर है, इसलिए इसका अनंततः अनेक हल होगा। और अगला, इसमें कोई हल नहीं, तो इसमें दोनों रेखा हम देख पा रहे हैं कि एक दोनों समांतर है। समांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगा, एक दूसरे की ओर नहीं आएगा, तो ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। और जब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात यदि ऐसा समीकरण रहा तो हम अंत में लिख देंगे कि इस समीकरण का कोई हल नहीं है, ऐसा रहा तो इसका अनंततः अनेक हल है, और यदि ऐसा रहा तब इसका द्वितीय हल है, और साथ में इसका मान लिख देंगे कि x का मान 3 है और y का मान 4 है। अब मैं इसको आप लोगों को एक सवाल लेके ग्राफ खींचना बताऊंगा, क्योंकि पिछले साल एक सवाल आया था आलेख खींचने के लिए, केवल आलेख खींचना था, तुमको दे दिया गया था एक ही समीकरण दे दिया और आलेख खींचने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चे को इसमें आलेख खींचने में दिक्कत होता है। तो सिंपल सा मैं इसको, एक सवाल है, देख सकते हो, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान के क्विज में भाग लिया। क्विज में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, तब लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब मैं ये सवाल इसलिए लिया हूँ ताकि इसमें तुमको समीकरण भी बनाने का तरीका पता चल जाए, समीकरण भी तुमको बनाना होगा और उसको सॉल्व भी करना होगा। तो मैं समीकरण भी बनाना बताऊंगा और साथ में उसको सॉल्व करना भी बताऊंगा। तो इसके लिए हम मानते हैं कि माना कि क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को हम y, क्योंकि यहाँ दो चीज़ें हैं, लड़के और लड़कियाँ। तो इसमें दिया है कि इसमें बोला गया है कि दोनों की संख्या क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 10 है। तो क्योंकि लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के 10 है, इसलिए जो हम x और y माने हैं, लड़के और लड़की दोनों को जोड़ देंगे और वो किसके बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर। दूसरा ये दिया है कि दूसरा बोला था कि जो लड़कियों की संख्या है, जो y है, वो लड़कों से 4 अधिक है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जिसका मान अधिक बोलेगा, जैसे यहाँ पर किसका मान अधिक बोल रहा है, लड़कियों का, तो लड़कियों का संख्या अधिक है लड़कों से 4, तो दोनों का मान रखें कि एक तरफ x रखें एक तरफ y, और यहाँ पर जैसे लड़कों की संख्या कम है तो लड़कों के तरफ हम 4 जोड़ेंगे। यदि मान लो लड़कियों की संख्या कम होता, कि लड़की मतलब लड़कों की संख्या लड़कियों से 4 ज़्यादा होता, तो हम ये 4 को इस साइड में जोड़ते, y के साइड में। अब इस प्रकार से ये हमारे मतलब इसको अब हम आगे क्या करेंगे, पक्षांतर करके, जैसे ये x और y के रूप में है तो वैसे ही क्या करेंगे, हम इसको भी हम पक्षांतर कर लेंगे, और जैसे पक्षांतर करेंगे तो आगे पीछे करेंगे तो ये x इक्वल टू y प्लस 4, या ये x माइनस y और इक्वल टू 4 इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ से फिर हम ये जो दोनों मान हैं इसको हल करने के लिए
यहाँ इस प्रकार से इसका मान रखेंगे हम। फिर x और y का मान हम रख देंगे एक समीकरण में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो भी समीकरण आएगा उसमें हमको, ये जैसे समीकरण आया तो इसमें हमको क्या करना है, सिंपल से इसको हल नहीं करना है तुमको, केवल ऐसा इसके ये से कि समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, जैसे ये समीकरण 1 है और ये वाली समीकरण 2 है, तो यहाँ से हम सीधा मान रख के क्या करेंगे, उसका मान निकाल लेंगे कि हाँ हमको ये चीज़ करना है कि इसका मान रखने से, जैसे हम लोग देखते हैं कि इसका मान 1 रखने से इसका मान 9 आया, इसका 2 रखने से 8 आया, इसका 3 रखने से 7 आया, इसका 4 रखने से 6 आया, इसका 5 रखने से 5 आया और 6 रखने से 4 आया। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण में भी देख लेते हैं कि दूसरे समीकरण में भी इसका 1 रखने से 5 आया, y का मान, x का मान 2 रखने से 6 आया, 3 रखने से 7 आया और y का मान 4 रखने से 6 आया। इस प्रकार से दोनों मान को रख लेंगे और इसके बाद हम एक इस प्रकार से, आपको पेपर यदि होगा तो वहाँ पर तुमको ग्राफ पेपर दिया जाएगा इस प्रकार से, और इसमें हमको एक कक्षा में 1 से लेकर 10 तक जो इन दोनों मानों में देखते हैं कि इन मानों में जो सबसे बड़ा होगा, तो जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा कितना है 9, और इसी प्रकार से इसमें देखते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो कितना है 7। तो हमको ऐसे मान तक दोनों अक्षों में लेना है कि 7 और 9 या जो सबसे बड़ी संख्या है वो उसमें आ जाए। तो इसमें हम इस प्रकार से ग्राफ खींचेंगे, जैसे ये है तो इसमें 1 से लेकर यहाँ तक 10 तक ले लिए x अक्ष में, और इसी प्रकार से हम y अक्ष में जितना भी है ये 9 तक ले लिए। तो अब इसको जैसे कोई भी ग्राफ खींचते हैं, कोई एक बिंदु खींचते हैं मान लो, तो हमको कोई भी रेखा के लिए खींचना है, प्रथम समीकरण या दूसरे समीकरण के लिए कि, तो इसमें कोई भी हम बिंदु लेंगे। ये वाला जैसे बिंदु कैसे आया, तो इसमें क्या करते हैं कि ये जो है ये 1 और 5 है कि हम x का मान जब 1 लिए थे तब y का मान कितना आया था 5, अर्थात ये यहाँ आएगा। ऐसा करके हम और दोनों रेखाओं के लिए हम लोग ये ग्राफ प्लाट करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पहला समीकरण है और दूसरा समीकरण जो भी हो, कि ये पहला हो कि ये पहला हो, दोनों जहाँ पर काटेंगे एक दूसरे को, जैसे यहाँ पर काटा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये काटा मतलब इसका अद्वितीय हल होगा। अब कटा जहाँ से, अब वहाँ से क्योंकि इसका द्वितीय हल हुआ, तो अब हमको ये चीज़ करना है कि इसमें से x का मान लिखना है हमको और y का मान लिखना है। तो कैसे लिखना है, तो इसके लिए देखो कि यहाँ जहाँ से कटा है वहाँ से हम क्या करेंगे कि इसमें y तरफ जो करेंगे तो y की दिशा में देखो ये कहाँ पर गया है 7 पर, अर्थात हमारा y का मान कितना हो जाएगा 7। y जो है वो क्या है बालिका, और ये जो मान आया ये कहाँ पर आया 3 में आया x का मान। तो इसलिए x का जो मान है, अर्थात ये बालक जो था, जो बालक था वो x था, तो उसका मान कितना हो जाएगा 3। और इस प्रकार से हम इस ग्राफ की सहायता से ये कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से तुमको ग्राफ खींचने आना चाहिए, ये समझना है, और जो भी है इसको हर मान रख के हल नहीं करते रहना है, रफ में करके ये चीज़ देख लेना है कि जो भी मान आएगा ये वाला जो दोनों सारणी बनाने के लिए इसमें तुमको करना है कि ये वाली और ये वाली, इन दोनों को हम हल कर लेंगे। और फिर इसके बाद ज़रूरी नहीं है कि सब मान लें, इसमें इतने हैं, तो ग्राफ खींचने के लिए केवल तुमको 3 मान पर्याप्त है। तो जहाँ कहीं भी तुमको ज़रूरत हो सके तो ये केवल 3 मान लेना, ज़्यादा नहीं करोगे तो भी ये कंप्लीट होगा कि 3 मान लोगे, 3 मान एक समीकरण का और 3 मान दूसरे समीकरण का, 3 x 3 y और दूसरे में भी 3 x और 3 y, और फिर तुमको रेखा मिल जाएगा। तो ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, यदि ले सको तो भी ठीक है, नहीं लोगे तो भी ठीक है, लेकिन 3 मान कम से कम लेना अनिवार्य है, तभी वो रेखा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम
आलेखी विधि को हल कर सकते हैं। और पिछले साल जो आया था कि एक ग्राफ खींचने को बोल दिया था कि यह एक आलेख खींचो, तो आलेख खींचने तुमको आना जरूरी है। अब इसके बाद हम अगला विधि आते हैं कि अगला विधि इसका दो बीजी विधि जिसको बोलते हैं कि एक प्रतिस्थापन विधि पहला विधि और दूसरा विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है प्रतिस्थापन, एक के जगह दूसरे का स्थापना करना या रखना, मान रखना, वो प्रतिस्थापन कहलाता है। तो इसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम एक चर के जगह दूसरे का मान रखते हैं तो दूसरे का फिर मान निकल जाता है। तो ये प्रतिस्थापन विधि होता है। इसका पर्टिकुलर कोई फार्मूला कुछ नहीं है, इसका करने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। तो मैं एक सवाल लेके तुमको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे प्रतिस्थापित करते हैं। और दूसरा है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या किया जाता है कि विलोपन विधि का भी पर्टिकुलर ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, उसका भी एक सिस्टम होता है जिसमें हम दो चरों में से ऐसी क्रियाएं करते हैं या संक्रियाओं का उपयोग करते हैं और एक चर को हम विलोपित कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, या जो भी तरीके से हो वो एक को समाप्त कर दिया जाता है तो दूसरे का मान निकल जाता है। तो ये विलोपन विधि होता है। और ये ज़्यादा हम इसको सवाल करके देखेंगे तब आसानी से बनेगा। ये एक सवाल जैसे मैंने लिया कि ये पेपर में आया है कई बार, इसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है, मतलब कोई भी टाइप का सवाल हो, एक त्रिभुज दिया है जिसमें इसके तीनों कोणों का मान दिया है और एक समीकरण हमको दे दिया गया है कि इतना y माइनस 5x इक्वल टू 30। तो हमको सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है अर्थात हमको ये दिखाना है कि इसमें से कोई एक कोण का मान 90 अंश है, या समझ लो इसमें बोलेगा भी कि तीनों कोण का तुमको मान बताना है तो भी वही करना है। यदि तुमको बताना है होगा कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो कोण है इसका त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो उसमें एक को 90 ही दिखाना है, बाकी तुम तीनों का मान करोगे तो भी ठीक है, मतलब वहाँ तक। तो मान लेते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है कि तीनों, एक त्रिभुज में जो दिया है उसको लिख लेंगे पहले, ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना, सी का मान इतना दिया है। अब हम जानते हैं कि यदि एक त्रिभुज हो तो त्रिभुज का जो तीनों कोण है उनका योग होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हम कोण ए, कोण बी, कोण सी बराबर लिख लेंगे 180 अंश। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से जो एक्स, जो ए बी और सी है, एक्स 3x और वाई, ये तीनों का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x प्लस और x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ से हम ये x सेम वाले चर है तो ये दोनों जोड़ के 4x और y का y, और ये बराबर 180। और इसके बाद ये हम समीकरण दिया है से प्राप्त किए हैं। अगला जबकि हमको दिया हुआ है कि एक समीकरण ऐसा है कि 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। तो इसको हम ऐसा ही रखे तो भी ठीक है, या इस क्रम में कि जनरली हम x को पहले रखते हैं फिर y को, तो ऐसा आगे पीछे कर देंगे। तो क्योंकि 5 जो है माइनस है तो माइनस 5x प्लस 3y और इक्वल टू 30। तो ये हमारा हो गया सेकेंड समीकरण। अब यहाँ से क्या करते हैं हम कि एक समीकरण लेते हैं और एक में से क्या करते हैं, कोई हम पहला समीकरण को लिए, ये पहला समीकरण हमारा इतना है 4x प्लस वाई, और इसमें से क्या करते हैं, अब प्रतिस्थापन करने के लिए हमको कोई भी चर को हम उसका मान निकालें। जैसे इसमें हम उस आसान चर को चुनते हैं जैसे जिसके साथ किसी का गुणा नहीं हो, जो सबसे सरल रूप में हो। जैसे हम इसमें देखते हैं कि इसमें 4 के साथ हमारा x 4 के साथ गुणा है, जबकि इस समीकरण में हम देखते हैं कि इसमें क्या है कि x के साथ 5 का गुणा है और इसके साथ 3 का गुणा है। यदि हम इसमें से x या y के रूप में उसको चुनेंगे, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए, तो वहाँ पर हमारा बटे में जो है 5 और 3 आएगा। तो हम ऐसे सरल वाले को चुनते हैं जिसके साथ कोई गुणांक नहीं हो। लेकिन यदि मान लो सब में ही गुणांक रहा तब तो चुनना ही पड़ेगा, या जो छोटा होगा उस वाले को
लेकिन यदि ऐसा कोई मिल गया जिसमें किसी का गुणांक नहीं हो, तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, फिर हम लोग वहाँ पर छोटे वाले या सरल को चुनते हैं। जैसे ये वाले सबसे सरल रूप है, तो हम इसको चुनेंगे कि y का मान ये वाला, तो y का मान इधर रखते हैं। फिर बाकी जो 4x है उसको इस ओर पक्षांतर कर देते हैं। इस ओर करने के बाद ये y का मान निकल गया। अब इसी y के मान को क्या करेंगे, हम यहाँ पर पक्षांतर करेंगे, मतलब इस y के मान को हम यहाँ पर रखेंगे नीचे में। फिर समीकरण 2 में इसका मान रख देंगे कि समीकरण 2 में जहाँ पर भी y है वहाँ पर हमको ये मान रख देना है। जैसे ये 3 था तो 3, और यहाँ पर फिर -4x + 180 -5x = 30। अब यहाँ से इसका गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा कि 3 और ये ऋण है तो बाहर में आ जाएगा तुम्हारा ऋण, और 3 चौक 12, और ये 18 तिया 54, और 540। फिर इस ये 5 तो 5 ही रहेगा, और यहाँ पर 30। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो अचर पद है उसको एक साइड रखते हैं और चर पदों को एक साइड। तो इधर चर है दोनों, -12 और -5, और इधर है 30 और 540। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि हमको पता है कि ये दोनों जब ऋण हो तो क्या किया जाता है, दोनों ऋण रहे तो उसका चिन्ह क्या होता है, ऋण में आता है, लेकिन दोनों आपस में जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा -17, और ये हो जाएगा, इसमें से जाएगा तो हमारा -510। अब इसको पक्षांतर करेंगे, या दोनों तरफ ऋण ऋण है तो दोनों प्लस हो जाएगा, या यहाँ पर इसको ला के प्लस करोगे तो भी ठीक है, या यहीं से हम ख़त्म कर देते हैं कि दोनों साइड माइनस हो तो। और फिर 17 तिया ये हो जाएगा 51, और इसलिए x = आ जाएगा हमारा 30। अब यहाँ से x बराबर आ गया 30, तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से कहने का मतलब समीकरण 1 में हम x बराबर कितना रख देंगे, 30। तो यहाँ पर देखो 4x जो था वो 4 × 30 हो गया, और ये y और बराबर 180। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारा 4 तिया कितना हो गया 12, 120, और ये y का y 180 का। फिर ये y = 180 में से कितना घट जाएगा 120, तो y हमारा आ गया 60। तो इस प्रकार से y का जो मान है वो 60 अंश हो जाएगा। फिर हम देखते हैं x का मान आया था हमारा 30, और y का मान हमारा आ गया 60। तो इस प्रकार से हमारा दोनों का मान निकल गया। तो दोनों का मान जैसे निकला तो हम तीनों का मान ऐसे करके निकाल सकते हैं। कैसे, ये यहाँ पर आ जाएगा ये 90। जैसे यहाँ पर x का मान 30, b का मान हुआ 3x, तो 3 तिया 9, अर्थात कितना आएगा तुम्हारा 90। और यही चीज़ बताना था, जैसे इसका मान 60 आया, इसका मान 30 आया, और इसका मान 90। अर्थात जो त्रिभुज है वो कैसा वाला त्रिभुज है, समकोण। तो ये जो त्रिभुज है ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है, और इस प्रकार से हमको ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर लिख दोगे या शब्दों में, अतः त्रिभुज कैसा है तुम्हारा, समकोण त्रिभुज है। मतलब इसमें से एक हमारा 90 अंश आ गया, तो 90 अंश आया, इसका मतलब वही है कि ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। और इस प्रकार से हम ये सवाल सॉल्व होता है। तो ये हमारा प्रतिस्थापन विधि है, जिसमें हम लोग क्या किए कि एक का मान रखें और दूसरे को सॉल्व किए। तो ऐसे ही जो भी सवाल आएगा उसमें तुमको केवल समीकरण बस दिया, मैं समीकरण लेके इसलिए बताया क्योंकि इसमें समीकरण भी बन गया हमारा और सॉल्व भी हो गया, तो दोनों हो गए। तो बाकी तुमको कोई भी सवाल दे सकता है कि तुमको एक सवाल दे दिया और प्रतिस्थापन विधि से सिद्ध करो या हल करो, ऐसे करके दिया। लेकिन पेपर में याद रखिएगा कि कोई भी विधि यदि
देता है पर्टिकुलर नाम से तो तुमको उसी विधि का प्रयोग करना है। लेकिन यदि पेपर में कभी जैसे सवाल में ही है कि कोई किसी भी विधि से हल कीजिए, तो तुम फिर तीनों विधि में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। इसके पश्चात मैं और दूसरा विधि भी बता रहा हूँ, उसको भी मैं समीकरण लेके बताता हूँ, ताकि तुमको ये भी समीकरण बनाने का भी थोड़ा टेक्निक पता चले। या समीकरण बनाना मेन है, क्योंकि व्यवहारिक सवाल में हम लोग देखते हैं कि समीकरण बनाने में हमको परेशानी हो जाता है, और समीकरण नहीं बनेगा तो तुम हल करना जानोगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं तुमको ऐसे सवाल लिया हूँ, व्यवहारिक सवाल जिसको बोलते हैं, तो उसमें तुमको समीकरण भी बनाना पड़े और उसको हल करना भी बनाना पड़े, तो एक स्टेप ज़्यादा। तो इस प्रकार से, तो इसके लिए हम एक सवाल लिए हैं कि जिसमें दिया है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम का मूल्य 143 रुपये है। जबकि दूसरा कंडीशन दिया है 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य 213 रुपये है। तो हमको 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम काफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम जो दो चीज़ें दिया है ना, चाय और काफ़ी, तो उसके 1-1 किलोग्राम के लिए मान लेते हैं कि जो दो चर हैं, मतलब स्वाभाविक रूप से है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, तो दोनों दो राशियां ही यहाँ होंगे, और दोनों को तुमको क्या करना है, एक को एक्स और एक को वाई मान लेना है। जैसे यहाँ हम एक्स को मतलब चाय का मूल्य और वाई को काफ़ी का मूल्य मान लेंगे। अब पहला शर्त ये बोला था कि 15 किलो चाय और 17 किलो काफ़ी का मूल्य तुम्हारा है 183 रुपये, तो यहाँ पर रुपए लिख देना। इसके बाद दूसरा जो शर्त है वो तुम्हारा था कि 25 किलो चाय और 13 किलो काफ़ी, इसका मूल्य तुम्हारा है 213 रुपये। तो ये दोनों समीकरण हुआ। तो इन दोनों समीकरण में अब हम ये चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि विलोपन विधि में ये देखा जाता है मूल रूप से कि यहाँ पर जो चर है वो कितना है। जैसे 15 है और यहाँ चर कितना है, 25 है। तो हमको मेन मकसद हमारा ये होता है कि हम इन दोनों चरों को बराबर बना दें, ताकि एक में से दूसरे को घटाएं या प्लस माइनस रहे तो इसको जोड़ दे, तो ये दोनों के दोनों, ये दोनों चर वाला कट जाए और ये y वाला बस बचे, फिर y का मान निकलना आसान हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये करते हैं कि ऐसी कोई संख्या ढूंढते हैं जिसका 15 में गुणा करें तो जितना हो उतना ही 25 में गुणा करें तो हो। तो इसके लिए आपको कोई ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है, या इसका ये है कि इसके लघुत्तम के बराबर करते हैं हम संख्या को। लेकिन मैं तुमको एक बिल्कुल जो हमारा आसान तरीका है उसी से बता रहा हूँ। इसको हम उस तरीके से भी कर सकते हैं लघुत्तम वाले से, लेकिन वहाँ पर ये संख्या बड़ी मैं इसलिए जान के लिया क्योंकि इसमें संख्याएं बड़ी बड़ी हैं। तो बड़ी बड़ी है तो वहाँ पर गुणा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो भी मैं बता रहा हूँ तुमको। लेकिन यहाँ पर वही है कि विलोपन विधि में ये 25 का गुणा हम इस लाइन में करेंगे और ये 15 का गुणा हम इस लाइन में कर देंगे। अर्थात समीकरण 1 में हम 25 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम 15 का गुणा कर देंगे। तो दोनों जैसे ये 25 एक सौ की जगह 15 का गुणा करोगे तो ये जितना आएगा उतना ही 15 में 25 का गुणा करोगे तब आएगा दोनों लाइन में, और दोनों को फिर क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इसको ऐसे संकेत में लिख सकते हो, शब्दों में लिखने जरूरी नहीं है कि समीकरण 1 का गुणा 25 से किया फिर माइनस करके समीकरण 2 में 15 का गुणा करे इससे। या इसको ऐसे शब्दों में भी तुम लिख सकते हैं, समीकरण 1 गुणा 25 करके समीकरण 2 को घटाने पर। लेकिन ये संकेत में तुमको ज़्यादा सहूलियत होगा कि यदि जोड़ना हो तो यहाँ पर लगा दोगे प्लस, यदि घटाना हो तो लगा दोगे माइनस। अब देखो पहला में हम 25 का करते हैं और दूसरे में हम 15 का करते हैं। तो हम देखेंगे कि जैसे इसमें करते हैं तो 15 था, तो 25 15 होता है हमारा 375, और यहाँ पर फिर कितना था, यहाँ पर था तुम्हारा 17। तो 17 में करने से होता है ये, 17 में करोगे तो ये होगा 425, और उधर
जितना भी था 183 उसमें करेंगे तो आएगा हमारा 4575। इसी प्रकार से हमारा ये था कि यहाँ पर हम किए तो ये 375 उतना ही आएगा 15 का, और इसमें हम किए तो ये 15 का किस में था 13, तो 13 था, तो 13 के में हम जब 15 का गुणा करेंगे तब हमारा आएगा 195, और इधर का आएगा 3195। फिर इन दोनों में इसको घटा देते हैं, और घटाने के लिए फिर से वही नियम जो मैं भाग में बताया था, कल बताया था या तो घटा रहे हैं तो देखो ऊपर का जो धन चिन्ह है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, ये भी ऊपर धन है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी धन है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से ये दोनों सेम सेम है तो कट जाएंगे, और इसमें से ये घटेगा तो आ जाएगा तुम्हारा 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 9 गया तो 3 हासिल लाई 1, 4 में से 2 गया तो फिर 2, और इसमें से वैसे 5 में से 5 गया तो 0, फिर 17 में से 9 गया तो 8, और 5 में से फिर 2 गया तो 3, और फिर हासिल लाई नहीं आया है, इसमें आया था हासिल लाई, तो इस प्रकार से 4 में से ये गया 1328। फिर इसको y बराबर क्या कर देंगे हम 1380 बटे 230। अब इसको कटाएंगे तो कटाने के जानते हो ये 0 0 कट गया, फिर 23 और छक्के, तो y बराबर आ जाएगा तुम्हारा 6। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 से, मतलब समीकरण 1 से इसमें कितना मान रख देंगे y बराबर 6 का, जहाँ भी y है तो यहाँ पर देखो ये 15x का 15x, और ये 17 में हम 6 का गुणा कर देंगे, और इधर 183 का 183। अब 17 छक्के होता है हमारा 108, और इधर तुम्हारा जितना है 83 का 83, फिर यहाँ से ये 15x और 102 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो 183 में से 102 गया तो आ जाएगा तुम्हारा ये कि 15x इक्वल टू 81। फिर इसको करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 81 बटे 15, फिर 3 से कटेगा ये 3 15 और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर ये 5 आया तो 5 से हम कटाएंगे तो 5 पंचे 25, फिर दशमलव लगाए तो बचा इसमें कितना 2, तो हो गया 20, फिर 5 चौक 20, और क्योंकि ये रुपए पैसे में है इसलिए 5 रुपये 40 पैसा, तो 5 के बाद हम एक और 0 लगा दिए। अब हमको जैसे ये बोला है कि कितने का यहाँ निकालना है 7 किलोग्राम चाय का, ये आंसर नहीं हुआ, ध्यान रखना कि धोखे से तुम फाइनल में गए और प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़े तो यहाँ पर तुम फिर क्या कर दो कि 540 रुपये आंसर हो गया 100 का मान, और वो जो 6 आया था y इक्वल टू जो 6 आया था वो किसका हो गया उसका, चाय नहीं का काफ़ी का, तो वो चीज़ नहीं रखना, वो 1 किलो का था तो यहाँ पर हमको कितना रखना है 7 किलो और 1 किलो काफ़ी का, तो 7 किलो चाय मतलब कितना होगा ये 7 100 और काफ़ी 1 किलो तो y, फिर 7 का गुणा हम 5.40 से कर देंगे और उसमें 6 को जोड़ देंगे तो इसका गुणा होगा, तो 7 शून्य शून्य 7 चौक 28, 28 की 8 हासिल लाई 2, 7 पंचे 35 और 2 37, और दशमलव के बाद 2 अंक है इसमें तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक दशमलव लगाएंगे, पीछे तरफ से गिनते हैं दशमलव लगाने के लिए वो 1 और 2, 8 के बाद तो 37.8 और 6, तो ये दोनों जुड़ेगा तो उसका मूल्य हो जाएगा हमारा 43 रुपये 80 पैसा, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम देखें कि विलोपन विधि में तुमको क्या करना है कि जो भी रहेगा उसमें हमको एक चर के गुणांकों को हमको सेम बनाना है कि पहला चर का गुणांक या दूसरा चर किसी को भी, और हम सेम बनाने के बाद ये करते हैं कि उसको या तो हम जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, और ऐसे जोड़ेंगे या घटाएंगे ताकि एक जो समान समान गुणांक वाला चर रहे वो आपस में कट जाए और केवल एक चर बचे वहाँ पर। इस प्रकार से अब हम समीकरण निकाय का
दूसरा हलों की प्रकृति देखते हैं। इसको बोला जाएगा तुमको कि कोई भी सवाल दे दिया जाएगा और तुमको बोला जाएगा कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का हलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हलों की प्रकृति का मतलब ये होता है कि तुमको उसका केवल बताना होगा कि उसका हल कैसा है, उसका द्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या अनंततः अनेक हल है, बाकी उसको हल नहीं करना है वहाँ पर। और यदि बोलता है कि यदि हल हो तो हल कीजिए, प्रकृति बताओ और हल करो, तो पहले प्रकृति बताओगे कि उसका हल होगा कि नहीं होगा। यदि उसका हल नहीं होगा वहीं तक रुक जाना है, और यदि उसका द्वितीय हल होगा तब उसको तुमको कोई भी विधि से सॉल्व कर देना है, उसको वहीं से आगे बढ़ना है मतलब। और यदि दो कंडीशन और रहे, अनंततः अनेक हल और कोई हल नहीं, तो वहीं पर गणित समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माना कि दो हमको उसका मानक रूप दिया कि जैसे जो पहला समीकरण है उसमें जो जो भी गुणांक रहेगा, जैसे x का गुणांक है तो x के गुणांक को a1, b के y के गुणांक को b1 और अचर पद को c1। समीकरण 2 में वैसी x के गुणांक को a2, y के गुणांक को b2 और अचर पद को c2। अब यदि ऐसा हो a1, a2, b1, b2, तो हम देखते हैं इसके 3 कंडीशन होता है। यदि हमारा जो ये ऐसा मिले हमको कि इसका a1 और a2, हम सबसे पहले उसको निकाल लेंगे ना, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये 3 पद का मान तुमको पहले निकाल लेना है, मैं आगे सवाल में बता रहा हूँ उसको। तो यदि ये दोनों बराबर नहीं हो तो समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा मतलब x का मान निकलेगा और y का मान निकलेगा। दूसरा कंडीशन देखते हैं हम, यदि a1 b2 और a1 b2 ये दोनों b1 b2 ये दोनों का मान बराबर हो लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं हो, तब हम बोलते हैं इसका इस कंडीशन में समीकरण का कोई हल नहीं है और तुमको कुछ नहीं करना है, वहाँ पर सवाल को वहीं छोड़ देना है। अब अगला, यदि हमको देखना है कि ये तीनों पद आपस में बराबर रहे, तो तीनों पद जब आपस में बराबर रहेगा तो उस समीकरण का अनंततः अनेक हल होगा। जैसे तुमको बताया गया संपाती रेखा, तो इसी कंडीशन में मिलता है संपाती रेखा, इस कंडीशन में मिलता है समांतर रेखा और इस कंडीशन में मिलता है तुम्हारा प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस प्रकार से ये तुमको जानना है, ये पेपर में भी आता है कि समीकरण का कोई हल नहीं होता तो तुमको ऑप्शन दे दिया जाएगा उसका प्रतिबंध जब ऐसे करके। तो ये तीनों कंडीशन को तुमको अच्छे से ध्यान रखना है, याद रखना है। इसके पश्चात जैसे मैं तुमको एक इसका सवाल हल करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पर दिया कि समीकरण के हल की प्रकृति बताइए, ऐसा सवाल देगा मतलब तुमको केवल बताना है कि वो समीकरण का कैसा हल है, अद्वितीय है कि कोई हल नहीं कि क्या है। तो तुमको सबसे पहले हमको, मैं सीधा साल्व लिखा हूँ यहाँ पर, तो हम दोनों समीकरण को लेंगे और जैसे का वैसे लिख देंगे, एक को पहला नंबर देंगे एक को दूसरा नंबर। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से हम a1 b1 a2 b2 c2 ये मान लिखेंगे। जैसे यहाँ पर a1 का मान एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि a1 जो होता है वो पहले समीकरण का, a1 जो होता है पहले समीकरण का x का गुणांक होता है, जो b2 होता है वो y का गुणांक होता है, और जो c1 है वो जो है वो पहले समीकरण का अचर पद होता है। और इसी प्रकार से जो a2 है, जो a2 है वो तुम्हारा क्या है, दूसरे समीकरण का x का गुणांक है, a b2 जो है वो y का गुणांक है, और जो c2 है वो अचर पद है। तो इस प्रकार से तुमको a1 b1 c1 a2 का मान लिखने आना चाहिए, मतलब वो आसानी से आ भी जाएगा। फिर यहाँ से हमको क्या करना है, देखो जैसे हम फिर ये इस पद का मान निकाल लोगे तुम कि a1 बटे a2 का मान निकाल लोगे, फिर b1 बटे b2 का मान निकाल लोगे, फिर c1 बटे
C2 का मान निकालोगे। ज़्यादा नहीं करना है, छोटा छोटा संख्या रहेगा। यदि कटने लायक रहा तो कटाना है, लेकिन प्रायः छोटा छोटा पद रहेगा तो कटने कटाने का काम नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं इन्हीं के जरिए कि इसमें हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के बराबर दिख रहे हैं क्या। ये हम देख रहे हैं A1/A2 B1/B2, ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे हैं। तो हम पाते हैं इससे कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है। इसलिए हम बता देंगे कि समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा और यहाँ तक ख़त्म कर देते हैं। यदि हमको बोलेगा कि इसका आंसर निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो फिर इसके आगे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कोई भी विधि का उपयोग कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन या आलेखी विधि, लेकिन केवल प्रकृति पूछा रहेगा तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से प्रकृति बस बताना हो तो यहीं तक करना है, और प्रकृति बता के हल करने को बोलेगा तो तुमको फिर आगे करना है। इसके बाद और कुछ टाइप के सवाल देंगे तुमको कि तुमको पहले कंडीशन दे दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि क्या करना है। जैसे एक सवाल दे दिया कि k का किस मान के लिए समीकरण का अनंत हल है, मतलब अनंततः अनेक हल है। तो तुमको इस कंडीशन में जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा, जैसे हम समीकरण को था पहला और दूसरा नंबर दे के लिखे, फिर अगले में क्या करेंगे कि इससे हम लोग दोनों से देखो, A1 का मान 2, B1 का मान ये 3 और C1 का मान है तुम्हारा 7। ठीक, इसका मान 2। और यहाँ से A2 का मान तुम्हारा कितना है, K-1। B2 का मान तुम्हारा कितना है, K+2। और C2 का मान कितना है तुम्हारा 3K। तो इस प्रकार से तुमको सभी मान लिख लेना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जैसे लिखे फिर उसके बाद हमको जो दिया है उसका उपयोग, यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट लाइन उल्टा चलेगा कि यहाँ पर हमको जो दिया है उसका उपयोग करना है। चूँकि या यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिया है, हमको ये चीज़ दिया है कि समीकरण का अनंततः अनेक हल है। तो अनेक हल का फार्मूला क्या होता है या उसका प्रतिबंध क्या होता है, कि उसका प्रतिबंध ये होता है कि इसके तीनों मान आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तीनों के मान को आपस में बराबर कर देंगे। तो इसका मान जैसे ये है तो इसमें सारे का मान A1 B1 A2 B2 का मान हमको रख देना है। तो ऐसे हो जाएगा। अब इसमें से क्या करेंगे कि इसको हल करने के लिए तुमको कुछ नहीं करना है, केवल जैसे इसमें 3 पद है तो 3 पदों में ध्यान रखना है तुमको कि कोई भी 2 पद, चाहे इन दोनों पद को लो चाहे इन दोनों पद को लो, एक पद को छोड़ दोगे और 2 पद को लोगे। तो जैसे प्रायः हम पहले और दूसरे पद को ले लेते हैं कि बराबर तो है, ऐसा करके। तो यहाँ से क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। 2 का गुणा होगा तुम्हारा 1/2 में इधर नीचे में, और इधर नीचे का गुणा इधर ऊपर में। तो ये इधर एक, यहाँ पर 3 है, ये 3 है तो 3 का गुणा हो जाएगा 1 में। फिर इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इधर 3 एकम 3 और 3 एकम 3। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे सेम पदों को। तो क्योंकि इधर हम देखते हैं कि k वाला बड़ा है इधर और इधर छोटा है, तो k को हम इस साइड ले आए तो 3k-2, और इधर 4 है तो इधर 3 को लाएंगे तो +3। तो 3 + 4 7, और 3 में से 2 जाएगा तो k, और इसलिए k = 7। और हमारा ये क्या हो गया, अनंत के लिए मान। तो इस प्रकार के सवाल में तुमको ध्यान रखना है कि हमको दिया है, जो कंडीशन दिया रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें कोई भी कंडीशन दे दिया रहेगा उसका पहले प्रतिबंध रखो, लिखोगे और उसका फिर मान रख दोगे। जैसे एक और सवाल लिया मैं कि जैसे एक सवाल दिया k के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल के लिए नहीं तो दोनों समीकरण को लिखेंगे सेम। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण से हम A1 B1 A2 B2 इसका मान लिखेंगे कि जैसे होता है A1 का मान B1 का मान। इसके बाद क्योंकि दिया है
कि इसमें दिया हुआ है कि समीकरण का क्या है, कोई हल नहीं है। अब कोई हल नहीं है तो उसका प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ से हम a1 b1 सब का मान रखेंगे, तो इसमें भी 3 पद है, तो इसमें से 3 पद में से हम 2 पद लेंगे, ये शुरू वाला ही 2 पद लेंगे, है ना। तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 10 का गुणा 8 से होगा और k का गुणा 3 से होगा, तो 5 k और इधर हो जाएगा 10 अट्ठे 80। तो यहाँ पर आ जाएगा k बराबर 8/80/5, तो 5 एकम 5 और 16 पंचे 80, अर्थात k का मान कितना हो जाएगा 16। तो इस प्रकार से हमारा k का मान 16 आएगा, जिसके लिए इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अगला और लास्ट बिंदु ये होता है इसमें कि तुमको एक आध सवाल ऐसे आया है कि समीकरण दे दिया जाएगा तुमको और उसका फिर तुमको कथन करने को बोलेगा। तो इसका उल्टा, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो प्रश्न दिया रहता था उससे हम कथन से हम समीकरण बनाते थे, तो इसमें क्या दिया जाएगा, तुमको कोई भी ऐसे बिल्कुल सिंपल रूप में समीकरण देगा और उसको ऐसे शब्दों में लिखना होगा। तो यहाँ पर कोई भी दो चर है x और y, उन दोनों को जोड़ने से 60 आ रहा है, तो तुमको वहाँ बता देना है कि दो संख्याओं का योग 60 है। इसको दूसरा भी तुम लिख सकते हो चाहो तो, दो वस्तुओं का मूल्य 60 रुपये है। जिस भी प्रकार से लिखो कि दो व्यक्ति का जो उम्र का योग है या आयु का योग है वो कितना है, 60 है। तो तुमको अपने मन से इसको लिख सकते हो, या संख्याओं के रूप में बोलो, आयु के रूप में बोलो, या वस्तु के मूल्य के रूप में बोलो। तो इतना जानना है कि इसको शब्दों में लिखना है। जैसे ये दिया, तो इसमें क्या है, x इक्वल टू 3y, मतलब x जो है y का 3 गुना है। इसका मतलब वही है कि जिधर गुणा है वो संख्या छोटा है, तो इसमें जो x है y का 3 गुना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसमें लिख देंगे कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतलब कोई भी संख्या तुमको यदि देगा तो वहाँ पर उसको क्या कर देना है कि हिंदी में या शब्दों में लिख देना है। और इस प्रकार से ये अध्याय खत्म हो गया। यदि ये अध्याय पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगले क्लास के लिए मेरे साथ